नमस्कार। आज हम 2023 में किन राशियों को शुभ फल मिलने वाला है, किन राशियों के लिए अशुभता प्रदान करने वाले ग्रह अपनी गोचर की स्थिति से क्या प्रभाव डालेंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जो फल मिलते हैं, चाहे शुभ फल प्राप्त होते हैं चाहे अशुभ फल प्राप्त होते हैं, उनका किस तरह से हमें ज्ञान करना है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम पहले चर्चा करेंगे और फिर 2023 में प्रत्येक राशि के लिए क्या क्या शुभ परिणाम, क्या क्या अशुभताएं मिलेंगी, उसके बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हमें जो भी शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म फलों के आधार पर निश्चित होते हैं और उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। उसमें कुछ मंत्र जाप करने से, कुछ दान पुण्य करने से हम उनको कुछ कम भक्ति कर सकते हैं, यानी कि उनकी कुछ अशुभता कम कर सकते हैं और शुभता बढ़ा सकते हैं, पर पूर्ण रूप से उसको हम निस्तारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो भी शुभ कर्म किए हैं वो हमें, या पाप कर्म किए हैं उनका फल हमें हमारी जो महादशाएं गोचरवश जो परिणाम प्राप्त होते हैं ग्रहों के द्वारा, वो भोगने ही पड़ते हैं। सबसे पहले हमें यदि शुभ कर्म करेंगे उनके शुभ फल संचित होते हैं, पाप कर्म करेंगे तो उनके पाप फल संचित होते हैं। ये निकल के कब आते हैं? जब ये परिपक्व हो जाते हैं, इनके फल हमें भोगने होते हैं। तो शुभ फल हमारे जब शुभ दशाएं आती हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये जो शुभ ग्रह हैं, इनमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। और जब पाप फल के फल हमें जो भोगने हैं वो पाप ग्रहों की दशाएं आती है, तब निकल कर आते हैं। ये शनि है, राहु देव है, मंगल है, आपके केतु है, इनके ग्रहों में जब पाप फल की आपको भोगने हैं पाप फल, और ये पाप फल भोगने का मतलब है आपके पूर्व संचित कर्म जो शुभ और पाप वो समाप्त हो जाते हैं। और जब ये दोनों का शून्य हो जाए, पाप और शुभ कर्मों का फल, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब तक ये संचित कर्म आप तब तक खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको जीवन चक्र बार बार जन्म आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस क्रम में ये एक तो महादशा से आपके शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब दूसरा जो फैक्टर होता है जो इनको कब आपको पकड़ाता है शुभ और पाप फलों का, वो है गोचर। गोचर में का मतलब होता है कि सभी ग्रह अपनी गति के अनुसार भ्रमण करते रहते हैं। तो वो जब आपको शुभ फलदायी होने वाले हैं तो गोचरवश वो आपके लिए शुभ हो जाते हैं, और जब अशुभ फल देने के लिए है तो गोचरवश पाप ग्रह आपके अशुभ हो जाते हैं और आपको फल प्रदान करते हैं। ये नहीं सभी राशियों के लिए जो हम फल बताने जा रहे हैं वो सभी के लिए पूर्णतया घटित होगा, ऐसा नहीं है। ये किसी को 20% फलित कर सकते हैं, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 80। ये सब उनकी शुभता और ग्रहों की स्थिति के कारण और महादशा आपके अनुसार कैसी शुभ या अशुभ चल रही है। यदि आपकी महादशा शुभ चल रही है और गोचर अशुभ चल रहा है तो मिश्रित परिणाम होंगे। यदि गोचर शुभ चल रहा है और महादशा अशुभ चल रही है तो भी मिश्रित परिणाम होंगे। यदि गोचर शुभ चल रहा है और महादशा भी शुभ की चल रही है तो आपको अत्यंत शुभ फलदायी प्राप्त होंगे। और यदि दोनों ही गोचर भी और महादशाएं भी अशुभ ग्रहों की चल रही है तो आपको बिल्कुल अशुभता के परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए। फिर हम जो वार्षिक फल का निर्धारण करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं।
पहला तो आपकी जन्म के समय सूर्य की स्थिति क्या थी, उसकी अंश कितने थे, राशि कौन सी में था। जब वो उसी राशि और अंश पे सूर्य पुनः अगली साल आता है तो आपका नया वर्ष लगता है और उसके अनुसार आपकी वर्ष कुंडली बन के आपका फलादेश किया जाता है और आपको बताया जाता है कि ये वर्ष आपके लिए कैसा होगा और क्या सावधानियां बरतनी है और कब कब आपको सुफल प्राप्त होंगे। उस वर्ष में एक ग्रह मुंथा भी होता है वर्ष कुंडली में, उसके अनुसार भी वो जिस भाव में आती है उस वर्ष उसका परिणाम देखी जाती है। इसी प्रकार से दूसरी जो है हमारे चैत्र संवत जो लगता है उसके अनुसार भी हम जातकों की फलादेश के लिए कि भाई आपका ये वर्ष ये संवत कैसा होगा तो उसके अनुसार फलित करते हैं। अभी जो प्रचलित जो लोग बाग जिस पे ज्यादा वर्ष महत्व देते हैं कि नया वर्ष जो 1 जनवरी से, ये प्रचलित मत है। ये इसमें फिर आपको बता दें कि इसके हिसाब से हम पूरे जगत को 12 राशियों में बांटेंगे और 12 राशियों के अनुसार फलित करेंगे। लेकिन किसी के महादशा शुभ ग्रह की चल रही होगी, किसी के पाप ग्रह की चल रही होगी और हम जो बात बताने जा रहे हैं वो कॉमन होगी और कॉमन होने से वो ज्यादा किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 40 या किसी को 80%, 90% जो भी है उसके अनुसार फलित होगा। तो आप ये नहीं मान ले कि जो हम बताते हैं या अन्य कोई ज्योतिषी बताता है तो उस पे आप पूर्ण कर ले कि ये हमारे साथ पूर्ण घटनाएं होगी, ऐसा नहीं है। आपकी महादशा कैसी चल रही है, अंतर्दशाएं क्या क्या कहने जा रही हैं, क्या फल देने जा रही हैं, तो उसके अनुसार आपके परिणाम घटित होंगे। हाँ, ये जो हम बताने जा रहे हैं वो गोचर के ग्रहों के अनुसार बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जातक की कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक कॉमन जो गोचर के ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम हम शनि देव पे आएंगे जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और शनि देव ही हमारे कर्म को जो करते हैं हम उनको फल तैयार करके कुंडली में संचित करते हैं और वो बताते हैं कि अब आपको कैसे फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कुछ ज्यादातर तो वो 5 राशियों पे अपना कंट्रोल रखते ही हैं। जब वो जहां से भी भ्रमण करते हैं 3 को तो 7.5 में रखते हैं और 2 को ढैया में, तो 5 राशि वालों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और 3 राशि के लिए वे शुभ फलदायी होते हैं और बाकी के लिए वो सामान्य रहते हैं। तो शनिदेव आपको आगाह भी करते रहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उस पर सावधानी बरतें। फिर भी जातक समझता नहीं है और वो कर्म ऐसे करता है, पर जो गलत कर्म करेंगे तो उसका दंड भी हमें भोगना पड़ेगा या प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो शनिदेव उसमें बहुत सहायक होते हैं। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं और बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं लगभग, तो वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मंगल आपके 1.5 महीने एक राशि में रहते हैं, तो वो 1.5 महीने से परिवर्तन करते हैं और जब वो वक्री होते हैं जिस राशि में, उस समय वो एक राशि में ज्यादा रुकते हैं, लगभग 5 से 6 महीने तक उसी में। जैसे कि अभी वर्तमान में वृषभ राशि में मंगल देव का भ्रमण हो रहा है, वो मार्च में राशि परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार से बुध शुक्र और सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनके परिणाम जो आपको मिलते हैं वो शुभ और अशुभता का बताते हैं, वो समय का निर्धारण करते हैं जनरली सामान्यतया। लेकिन जो आपके धीमी गति के ग्रह हैं वही आपका ज्यादा प्रभावित करते हैं, वो हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। उन्हीं की स्थितियों के अनुसार हम आपको वर्ष 2023 में क्या क्या प्रभाव रहेंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं।
अभी वर्तमान में शनि मकर राशि में है और 17 जनवरी से ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो 2.5 वर्ष तक रहेंगे। और बृहस्पति अभी आपके मीन राशि में है, खुद की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो आपके मेष राशि में अप्रैल में 22 तारीख के आसपास परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में ये 1 वर्ष तक मेष राशि में रहेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे राहु केतु अभी वर्तमान में राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में चल रहे हैं, जो नवंबर में जाके राशि परिवर्तन करेंगे। उसके पश्चात मीन में और कन्या में आ जाएंगे, ये उल्टे चलते हैं। अन्य जो ग्रहों का परिवर्तन वो 5 ग्रह आपके कभी वक्री कभी मार्गी होते हैं, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़े तो अब इनके देखेंगे कि इनकी दृष्टियां भी होती है। मंगल, शनि और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां और हैं। मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि होती है, शनि की 3री और 10वीं दृष्टि होती है और बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इस दृष्टि के कारण जो शुभ ग्रह है वो अपनी शुभता प्रदान करते हैं जहां पे भी उनकी दृष्टि पड़ती है, और अशुभ ग्रह की दृष्टि वहां पे अशुभता बढ़ाती है। यदि वहां कोई ग्रह बैठा है तो और ज्यादा उस पे अशुभता का प्रभाव हो जाता है और शुभ ग्रह की दृष्टि उसमें शुभता बढ़ा देती है। और यदि पाप ग्रह है और पाप ग्रह की वहां पे दृष्टि पड़ गई तो वहां पे और अशुभता बढ़ जाएगी, और शुभ ग्रह की दृष्टि पाप ग्रह पे पड़ेगी तो उसकी अशुभता में कमी लाएगी, और यदि वह उसका मित्र है तो और ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आप ये देखें कि इस वर्ष में मंगल देव अभी जब मार्च में राशि परिवर्तन करके और मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर उसके बाद में जब कर्क राशि में आएंगे तब वो नीच के होंगे, और नीच के होंगे तो उसकी स्थिति जो शनि से वो बनेगी 6ठे 8वें, फिर समसप्तम बनेगी, फिर 6ठे 8वां संबंध बनेगा। तो इस प्रकार से लगभग 4.5-5 महीने का समय, ये उस समय देश के में वाहन दुर्घटनाएं और अग्निकांड और कुछ इस तरह की ज्यादा बढ़ेंगी और कष्टदायी रहेगी, कुछ जनता को वो भी भोगना पड़ेगा। अभी और एक स्थिति 22 अप्रैल से जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तब गुरु और राहु का चांडाल योग जो बोलते हैं वो युति होगी। उसके कारण से धार्मिक गुरुओं पर कुछ इस तरह की भाषाएं प्रयोग करेंगे जिससे उनको कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। अतः वो ध्यान रखें गुरु राहु की युति, क्योंकि गुरु धर्म और राहु अधर्म की तरफ बढ़ावा करते हैं। तो इस तरह से दोनों का विरोधाभास चलेगा और जो प्रवृत्तियां हैं तो वो उस पे धार्मिक की तरफ अधार्मिक की तरफ ले जाने की प्रवृत्ति होगी। अतः उस समय ज्यादा कष्ट है। ये लगभग नवंबर तक स्थिति चलेगी। उसके बाद में राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु और राहु अलग अलग हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम मेष राशि वालों की बात करें। मेष राशि के लिए शनि एकादश भाव में होंगे। एकादश भाव जो है लाभ भाव है। अतः इन जातकों को इस समय जो होगा लाभ की स्थिति बनेगी और कुछ मानसिक तनाव होगा। वो कारण कि वहां पे राहु विराजमान है, इसलिए मानसिक तनाव रहेगा लग्न में, और इसलिए और केतु सप्तम भाव में होने के साथ साथ होने से पार्टनर संबंधी जो अभी विवाद चल रहा है तो अभी वो लगभग जारी रहेगा। इसी प्रकार से शनि की दृष्टि भी राहु पे पड़ रही है, यानी कि लग्न पे पड़ रही है। इसके कारण से आपको मानसिक तनाव रहेगा। इस वर्ष में 2023 में संतान पक्ष से भी कुछ विवाद हो सकता है, यानी कि आपस में विचारों में मतभेदता हो सकती है। ये रहेगी अप्रैल तक। उस अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे,
तब संतान का भाग्योदय होगा। जो विवाद चल रहा है या जिसमें आपस में विचारों में मतभेदता है उसमें सुधार होगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी आपकी, और गुप्त शत्रु भी आपके पैदा रहेंगे, यानी कि गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। और बड़े भाई बहनों से आपकी मामूली विवाद अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद में अच्छा हो जाएगा और आपके लिए बड़ा सुफलदायी रहेगा। इसके बाद में आप जनवरी से ले जाके और अप्रैल के महीने तक में आप कोई जमीन मकान अभी तक आपने परचेज करने की योजना बना रहे थे, वो पूरी नहीं हुई है, तो वो अप्रैल तक आपके जमीन मकान की वाहन की प्राप्ति आपके होगी। शुभ कार्य में खर्चा होगा अभी अप्रैल तक। और जो कोई आप कर्जा या ऋण की व्यवस्था कर रहे थे या लेना चाह रहे थे वो भी आपको मिलेगी। और यदि आप कोई चुकाने की योजना बना रहे हैं तो वो भी आपकी पूरी होगी। और विरासत से कोई आपको धन की प्राप्ति होगी, बीमा से भी धन की प्राप्ति होनी, या कोई रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। ये आपकी अप्रैल तक की स्थिति है। अप्रैल से और दिसंबर की स्थिति में आपके है ना संतान का भाग्योदय होगा, संतान की प्राप्ति भी होगी। जिन जातकों को संतान होने वाली है, ऐसी आयु है जिनके लिए वो है, और जिन संतान की शादी योग्य है आपके, उनकी संतान की शादी होगी। या ऐसा जातक है जिनकी उम्र अभी शादी की है और शादी की बात चल रही है, उनकी शादी की भी संभावनाएं पूर्ण होने जा रही है। और या कोई व्यापार नया करने जा रहे हैं तो उसका भी आपको फल मिलेगा, अच्छा फल होगा। ये होगा अप्रैल के बाद में आपके। और ससुराल पक्ष में भी कोई शुभ कार्य होगा, आपको धार्मिक यात्राएं भी होंगी जो शुभ कार्य के लिए होगी। और आपके जिनकी उम्र दादा बनने की है उनको दादा का भी पद प्राप्त होगा। तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कष्टकारी नहीं है। अभी जब तक राहु लग्न में है, राहु के उपाय आप अवश्य करते रहें। राहु के उपाय हैं ओम राम राहावे नमः, इस मंत्र का जाप करें और राहु से संबंधित वस्तुओं का दान आप करते रहें, जिससे आपके ठीक रहे। और यदि व्यापार में या पार्टनर से कुछ आपकी अनबन है तो केतु का भी उपाय करें। ओम केम केतुवे नमः मंत्र का जाप करें, जिससे आपका समय अच्छा रहे। अब आते हैं हम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि यानी कि वृषभ राशि में आपका राहु 12वें रहेगा, केतु आपका छठा रहेगा, शनि आपका 10वां रहेगा और बृहस्पति अप्रैल तक आपके 11वें रहेंगे। और मेष मतलब अप्रैल के बाद में आपके मेष राशि में आने से वो 12वें हो जाएंगे। अतः आपके अभी बृहस्पति शुभ फलदायी हो रहे हैं, यानी कि आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन और पार्टनर या संबंधी काम आपके अच्छे चल रहे हैं। अभी तक स्थिति ठीक है। जब शनिदेव 17 जनवरी से कुंभ में रहेंगे और तब आपको व्यापार में लाभ तो रहेगा, कर्म क्षेत्र भी अच्छा रहेगा, आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और आपके संतान का भाग्योदय भी अभी अप्रैल तक वो है जो अच्छा है। उनको शादी योग्य जो भी संतान है उनकी शादी होगी, या जातक ऐसे हैं जिनके संतान होने वाली है उनको संतान की प्राप्ति होगी और शादी की भी उनकी अभी स्थिति ठीक है। अप्रैल बाद में ये स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, खर्चा होगा, विशेष कार्य में धन प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा आपके। और शनि की जो राहु पे 12वें भाव पे दृष्टि है तो कुछ आपको शारीरिक कष्ट भी होगा, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो आप यदि दशाएं अशुभ है तभी है ये स्थिति। और केतु छठे बैठ के आपके शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं, यानी कि आपके शत्रु आपके परास्त रहेंगे
और आपको कर्जे से भी कुछ निवृत्ति होगी, लेकिन अभी इतना ज्यादा वो नहीं है। मंगल की स्थिति से कुछ आप में चिड़चिड़ापन अभी मार्च तक रहेगा, बाकी बाद में सुधार होगा। आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। पिता माता का स्वास्थ्य नरम रहेगा। जमीन मकान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जो आपको अप्रैल बाद में प्राप्त होंगे। पार्टनर से जो कुछ विवाद है वो भी अभी थोड़ा जारी रहेगा। भाई बहन के संबंध में आपके सुधार रहेंगे। जमीन का जो विवाद होगा उसका निस्तारण भी होगा। बृहस्पति राहु की युति 12वें भाव में होने से यानी परिवार के कुछ लोग आपके दिक्कत पैदा करेंगे और खर्चा बढ़ सकता है। ये है वृषभ राशि वालों के लिए। अब आते हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए शनि 9वें होंगे, बृहस्पति 10वें होंगे और अप्रैल के बाद में ये 11वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ राहु विराजमान है और मंगल द्वादश में है अभी वर्तमान में और केतु पंचम में है। तो इस स्थिति में धार्मिक आस्था बढ़ेगी आपकी। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों से अभी वर्तमान में जो आपके विवाद चल रहा है या किसी तरह की दिक्कत है वो अप्रैल बाद में अच्छी हो जाएगी। छोटी यात्राएं भी होंगी। छोटी भाई बहनों के यहाँ शुभ कार्य होगा। शादी विवाह होगी। मकान जमीन क्रय करेंगे। वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं, अभी तक आपने नहीं किए तो। और यदि आप कोई ऋण प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो भी होगा। शत्रु परास्त होंगे। कोई प्रतियोगिता में आप यदि शामिल होने जा रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे और संचित धन आपका बढ़ेगा। इसी प्रकार से आभूषण बनाएंगे। कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा। छोटे भाई बहन से जो कोई दिक्कत थी उसका निवारण होगा। ये अप्रैल के बाद में आपकी स्थिति कुछ परिवर्तन होगी। उसमें बड़े भाई बहन से जो दिक्कत थी उसमें थोड़े से परिवर्तन आएगा, लेकिन यहाँ पे गुरु चांडाल योग बनेगा, जो आपके आपस में बड़े भाई बहनों से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है। छोटे भाई बहन के यहाँ शुभ कार्य होगा और बड़े भाई बहन के से भी संबंध में थोड़ा सा विवाद जरूर रहेगा, लेकिन ठीक रहेगा और शादी की संभावनाएं बनेगी। यदि आपके ऐसे उम्र के जातक है जो शादी योग्य है तो उनकी शादी होगी और संतान भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जिनके संतान के योग है यानी कि संतान होने वाली है, ऐसे जातकों को संतान की भी प्राप्ति होगी। संतान का भाग्योदय है या संतान की कोई जॉब लगेगी या कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जीवन साथी से जो कुछ मतभेद चल रहे हैं या वाद विवाद है तो वो उसका भी निपटारा होगा। यानी काम क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत अवश्य रहेगी। व्यापार पार्टनर के कार्य में भी कोई दिक्कत रह सकती है। ये है मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जातक के लिए शनि अष्टम में होंगे, यानी कि उनके लिए आपको ढैया रहेगी, तो वो शनि देव थोड़ा सा परेशान करेंगे। बृहस्पति 9वें रहेंगे अभी अप्रैल तक, तब तक अच्छा है, इतनी दिक्कत रहेगी नहीं। लेकिन अप्रैल बाद में जब राहु के साथ युति करेंगे 10वें भाव कर्म क्षेत्र में, तब आपके कुछ सुधार होगा, परंतु वहां पे भी गुरु चांडाल योग बनने से स्थिति पूर्णतया ठीक नहीं मानी जा रही है। केतु चतुर्थ रहेंगे तो यानी कि वहां पे मानसिक तनाव, माताजी को और पिताजी को शारीरिक कष्ट भी होंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष ज्यादा सुफलदायी नहीं कह सकते हैं, मिला जुला कहेंगे। यानी कि शारीरिक कष्ट, कार्य क्षेत्र में दिक्कत, स्थान परिवर्तन, कुटुंब में भी कोई किसी चीज को लेके वाद विवाद हो, प्रॉपर्टी को या बड़े भाई बहनों से भी आपको
कुछ इस तरह की दिक्कत मिल सकती है। संतान पक्ष से भी विवाद हो सकता है या मानसिक तनाव दे सकते हैं। संतान को लेके चिंतित हो सकते हैं। शिक्षा में भी किसी तरह की दिक्कत या रुकावट आ सकती है। पर आपके जो अप्रैल तक बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, उसके अनुसार कोई संतान होने के योग अभी तक नहीं बने हैं, तो वो अप्रैल तक योग होंगे। शिक्षा का विस्तार भी होगा, ये अप्रैल तक है। अप्रैल बाद में जो पहले दिक्कतें बताई है वो आपके होंगी। संतान की शादी या दादा बनना ये अप्रैल तक आपके लिए दिखा रहा है। और आपका मानसिक तनाव भी अप्रैल तक कम रहेगा, उसके बाद में आपके बढ़ेगा। जमीन, मकान, वाहन के योग भी बनेंगे, कुछ खरीदेंगे, धन संचय होगा, आभूषण, अचल संपत्ति में वृद्धि, ये अप्रैल बाद में है, यानी कि कमी लाएंगे। कुछ समस्याएं भी रहेंगी लेकिन सुधार भी होते रहेंगे। संतान संबंधी कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां जो थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत अभी बरकरार रहेगी। बाकी समय आपके लिए सामान्यप्रद है। थोड़ा कष्टप्रद ज्यादा है क्योंकि शनि अष्टम में ढैया दे रहे हैं, इस कारण से आपके सिंह राशि वालों के लिए हम जा रहे हैं। सिंह के लिए शनि 7वें भाव में होंगे, यानी कि शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पे, 7वें भाव पे और 4th भाव पे रहेगी। तो 4th भाव शुभ का है। लग्न पे दृष्टि होना यानी आपको मानसिक थोड़ा सा तनाव देना, और 9वें भाव पे होना यानी कि धर्म की तरफ रुचि बढ़ाना और धार्मिक यात्राएं करवाना। इसी प्रकार से बृहस्पति जब अष्टम में अप्रैल तक रहेंगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। अप्रैल बाद में समय आपका अच्छा शुरू हो जाएगा क्योंकि 9वें भाव में आ जाएंगे। वो लग्न पे भी दृष्टि डालेंगे, 3रे भाव पे भी दृष्टि डालेंगे और 5वें भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, जो कि इन भावों को यानी कि छोटे भाई बहनों को सुधार होगा, यानी संतान पक्ष का अच्छा भाग्योदय होगा। और पर 9वें भाव में आने से धर्म के प्रति थोड़ी सी अरुचि बढ़ा सकते हैं। वहां गुरु चांडाल योग होगा, पिता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको। तो इस समय हम आप देखें, शनि पार्टनर संबंधी थोड़ी समस्याएं देगा, यात्राएं होंगी, व्यापारिक कार्य क्षेत्र की होगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, मानसिक तनाव, फिजूल खर्च की बढ़ोतरी, बातों से चिंता हो सकती है, जमीन मकान से संबंधित थोड़ी सी समस्या हो सकती है, छोटे भाई बहन के यहाँ अच्छा कार्य होगा, जमीन मकान प्राप्ति के योग आपको मिल सकते हैं, ये जो अप्रैल तक है। और अचल संपत्ति की वृद्धि के योग है आपके, आभूषण प्राप्ति, बीमा से धन प्राप्ति या कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, ये अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद में आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, धर्म के प्रति आस्था थोड़ी सी कम होगी क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग है, संतान की शादी, पौत्र पौत्री योग होना, संतान की नौकरी लगना, छोटे भाई बहन से संबंध ठीक होना, ये आपकी और छोटी यात्राएं होना, ये आपके अप्रैल के बाद में है। ये सिंह लग्न की कुंडली या सिंह राशि वालों के लिए आपको फल प्राप्त होंगे। अब हम कन्या राशि के लिए बताने जा रहे हैं। कन्या राशि के लिए आपके शनि देव 6ठे भाव में, 6ठा भाव में शनि का भ्रमण होना अच्छा है। बृहस्पति 7वें भाव में अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन राहु अष्टम में वो अभी ठीक नहीं है। इस प्रकार से केतु द्वितीय में, तो अभी कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। आदि शुभ है और आदि अशुभ है। राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नवंबर तक ये स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। अतः राहु और केतु के उपाय आपको करने पड़ेंगे। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना है। बृहस्पति जब अष्टमी अप्रैल के बाद में आ जाएंगे तो कुछ उस समय ज्यादा आपको परेशानियां बढ़ेंगी। क्या क्या हो सकते हैं, ये अभी कर्जे से मुक्ति, रोग से मुक्ति,
शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता, ये शनि के कारण आपको मिलेंगे। रुके हुए पैसे के लिए विवाद होगा, ये जो आपके जब अष्टम में बृहस्पति यानी अप्रैल बाद में होगा। खर्चा विशेष हो, कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी खर्चा होगा। छोटे भाई बहन से विवाद संपत्ति को लेकर हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होगी। अभी वर्तमान अप्रैल तक शादी विवाह यदि तय नहीं हुआ है तो वो अप्रैल तक हो जाएगा। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों से आपसी संबंध अच्छे रहेंगे अभी अप्रैल तक। व्यापार में धन लाभ रहेगा। छोटी यात्राएं होंगी जो आपको सार्थक होगी। अप्रैल के बाद में जमीन मकान की प्राप्ति, यात्राएं बाहरी होगी, खर्चा होगा, अचल संपत्ति की वृद्धि होगी, मकान वाहन क्रय करना होगा, बीमा, गड़ा धन की प्राप्ति या रोका हुआ पैसा वापस आएगा और पार्टनर संबंधी कुछ विवाद हो सकता है। तुला राशि के लिए हम चले तो राहु लग्न में होंगे, केतु सप्तम में होंगे, शनि पंचम भाव में आएंगे, बृहस्पति छठे में और उसमें आपके रहेंगे। यहाँ राहु मेष में है और केतु तुला में है। तो इस प्रकार से हम देखें तुला राशि वालों के लिए राहु और बृहस्पति की युति आपके पार्टनर संबंधी भाव में होगी, तो यहाँ जातक को थोड़ा सा कष्ट होगा, पार्टनर संबंधी विवाद होगा। तो इस प्रकार से देखें तो हमें शनि योग कारक होते हैं यहाँ पे, तो अच्छे पंचम भाव में और संतान भाव में जाएंगे, तो यानी कि संतान का भाग्योदय भी करेंगे, यानी कि आपके लिए पंचम भाव संबंधी अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। योग कारक होने के कारण आपको भी पद प्राप्ति, प्रमोशन इत्यादि का बेनिफिट या लाभ मिलेगा। और सप्तम भाव संबंधी समस्या जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे राहु विराजमान है और शनि की दृष्टि है। पार्टनर से विवाद हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती है, बड़े भाई बहनों से विवाद थोड़ा सा बढ़ सकता है, मतभेद हो सकता है, कुटुंब में किसी प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद चल सकता है, मानसिक तनाव रहे। लेकिन अप्रैल तक में कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन इत्यादि है, ऋण में वृद्धि है, कुटुंब में अच्छा कार्य होगा, रोगों से निवृत्ति होगी, शुभ कार्य में व्यय होगा, किसी के साथ में और किसी मुकदमे में यदि आपका चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अप्रैल के बाद में भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, मानसिक तनाव में भी कमी होगी, पार्टनर संबंधी विवाद में मामूली कमी, पार्टनर में किसी बात से मनमुटाव जारी थोड़ा सा रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं, और अपने जो आपको जो भ्रमित हो रहे थे वो थोड़ी सी उसमें कमी आएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका अभी शनि चौथे आएंगे, यानी कि इनको भी ढैया रहेगी, और बृहस्पति अभी पांचवें हैं अप्रैल तक, जब तक इनके लिए मानसिक तनाव कम रहेगा। लेकिन जब छठे बृहस्पति राहु के साथ युति हो जाएगी तब दिक्कतें बढ़ेगी। इस प्रकार से केतु 12वें और वैसे राहु छठे अच्छे माने गए, लेकिन बृहस्पति की वहां युति होने से अच्छी नहीं रहेगी। इस स्थिति से ढैया होने के कारण मानसिक तनाव रहे, माता का स्वास्थ्य नरम रहे, जातक के वाहन को भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है या कष्ट पहुंच सकता है, मकान में तोड़ फोड़ हो या कुछ परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, यानी कि आपका जगह छूटे, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो, कार्य की अधिकता हो और पिता का स्वास्थ्य भी नरम रहे, कर्जे में वृद्धि हो, शत्रु भी प्रबल हो, मेहनत करने से प्रतियोगिता में सफलता के योग बने लेकिन दिक्कतों के साथ बनेंगे, यात्राएं अधिक होंगी, खर्चा भी अधिक होगा। तो लेकिन अप्रैल तक आप में मानसिक तनाव में कमी रहेगी, संतान का भाग्योदय होगा, शादी, संतान, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी और धार्मिक यात्राएं होंगी,
बड़े भाई बहन के यहाँ शुभ कार्य होगा। ये अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद में ऋण कर्जे और रोग में कमी, मामा पक्ष से दिक्कत रहे, कोई मुकदमे में गलत फहमी से देरी हो यानी परिणाम देरी से प्राप्त हो, कार्य क्षेत्र में चल रही दिक्कतें में सुधार होगा, खर्चा शुभ कार्य में होगा, कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा और संचित धन की वृद्धि होगी। ये अप्रैल के बाद में है। धनु राशि के लिए बृहस्पति अभी चतुर्थ है, शनि तीसरे, अच्छे रहेंगे, अच्छे फलदायी रहेंगे। राहु पंचम में, केतु सब एकादश भाव में होने के कारण अभी ज्यादा स्थिति अच्छी हो गई है और अप्रैल के बाद में और बढ़िया स्थिति शुभ फलदायी होंगे, जब शनि भी शुभ होंगे, बृहस्पति भी शुभ होंगे और केतु भी शुभ होंगे। राहु पंचम में त्रिकोण में होने से ज्यादा अशुभ फलदायी नहीं है। अतः धनु राशि वालों के लिए 2023 अच्छा गुजरेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी भाई बहन के यहाँ शुभ कार्य होंगे, उन्नति संभव है, नौकरी मिलना या नौकरी में अच्छा प्रमोशन होना, मानसिक तनाव में कमी होना, सभी मनोरथ पूर्ण हो, संतान पक्ष से जो चिंता, शिक्षा में जो दिक्कत है उसमें कमी आएगी, धार्मिक यात्राएं होना, शुभ कार्य के लिए होगी, लंबी यात्राएं होगी, खर्चा होगा, कुछ फालतू भी होगा लेकिन उसका फल अच्छा मिलेगा, मानसिक तनाव में कष्ट होगा वो भी कमी हो जाएगी, बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे हो जाएंगे, मकान जमीन की वृद्धि होगी, शुभ कार्य में खर्चा हो, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो, वसीयत बीमा से धन की प्राप्ति हो। ये अप्रैल तक है। उसके बाद में संतान पक्ष से संबंधित समस्याओं का निवारण हो जाएगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति होगी, संतान प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन के यहाँ संबंध अच्छे, धार्मिक यात्राएं हो, मानसिक तनाव में कमी हो और शुभ प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये अप्रैल के बाद में आपको मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए शनि दूसरे रहेंगे, बृहस्पति तीसरे और अप्रैल के बाद में चतुर्थ भाव में राहु के साथ युति करेंगे, केतु दशम में है। तो इस प्रकार से 2023 में आपको कुछ कुटुंब में परेशानी यानी कि कुछ समस्याएं, वाद विवाद होना, मकान संबंधी समस्याएं आना, मानसिक तनाव रहना, बड़े भाई बहनों से भी संबंध थोड़े से ठीक नहीं रह के तनाव उत्पन्न होना, कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत होगी और इस तरह से ये मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा क्योंकि इस समय 7.5 भी इनको जातकों को रहेगी। तो इस प्रकार से वो दिक्कत रहेंगे। पर मकान जमीन क्रय करेंगे, ये अप्रैल के बाद में मानसिक तनाव जरूर रहेगा, स्थान परिवर्तन भी होगा और घर के नजदीक ही रहेंगे, माता से और मित्रों से संबंध में थोड़ा सा तनाव आएगा क्योंकि यहाँ गुरु राहु की युति रहेगी, बीमा का धन, गणा धन प्राप्ति के योग भी बन रहे यानी रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी तो होगी लेकिन थोड़ी सी तनाव युक्त रहेंगे और शुभ कार्य में खर्चा होगा। इस प्रकार से आपके मकर राशि वालों के लिए बताया। अब शनि देव जब कुंभ राशि में लग्न में ही आएंगे तो यानी कि मानसिक तनाव रखेंगे और राहु वहां तीसरे भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में, वहां शनि की दृष्टि होगी, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है तो वहां पे कुछ दिक्कतें बढ़ेगी यानी छोटे भाई बहनों से आपके संबंध में थोड़ा सा तनाव युक्त रहेंगे। बृहस्पति जब तक अप्रैल में नहीं आएंगे तब तक आपके तनाव जारी रहेगा। बृहस्पति अभी द्वितीय भाव में है तो यानी कि कुटुंब में शुभ कार्य अभी तक हुए हैं या होते रहेंगे अप्रैल तक और अप्रैल के बाद में छोटे भाई बहनों से संबंध में सुधार हो जाएगा। 7.5 के कारण मानसिक तनाव, छोटे भाई बहनों से विवाद, मतभेद, फालतू की यात्राएं, छोटी यात्राएं ज्यादा हो उसमें अधिक हो, पार्टनर के साथ कार्य क्षेत्र में मतभेदता रहेगी, स्थान परिवर्तन का भी योग है, कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में कुछ दिक्कत भी, धर्म की तरफ आस्था बढ़ना ये अप्रैल के बाद में ज्यादा है। कुटुंब में वृद्धि अभी अप्रैल तक
शुभ कार्य, धन संचय, ऋण प्राप्ति, रोग निवृत्ति, शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करना, धन की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन आदि की, ये आपके यहाँ ससुराल पक्ष में कोई शुभ कार्य हो, ये अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद में छोटे भाई बहनों से कुछ तनाव में कमी आएगी, परंतु एक भाई को कष्ट हो सकता है, यात्राएं अधिक हो, ससुराल में शुभ कार्य हो, साढ़े साथी के कारण मानसिक तनाव हो, शादी जिनकी नहीं हुई है वो शादी होगी, बड़े भाई बहनों से अधिक मधुर संबंध बनेंगे और संतान का भी भाग्योदय होगा और धन लाभ अच्छा होगा। इसी प्रकार से अब अंतिम राशि यानी मीन राशि पे आते हैं। मीन राशि में शनि द्वादश भाव में, यानी कि अभी साढ़े साथी प्रारंभ होगी, तो यानी कि मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी। राहु द्वितीय भाव में विराजमान है, यानी कि पाप कत्री योग बना रहे हैं, तो अभी जातक को ये वर्ष कष्टप्रदी रहेगा। बृहस्पति राहु के जब तक लग्न में बैठे हैं तब तक थोड़ा अच्छा है, और जब राहु के साथ युति हो जाएंगे तो भी थोड़ी कमी लाएंगे। इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए ये ज्यादा समय अच्छा नहीं है, यानी कि साढ़े साथी का प्रारंभ होना, यात्राएं अधिक, खर्चा बढ़े, बीमारी स्वास्थ्य में दिक्कत, और केतु अष्टम होने के कारण वो भी कष्टप्रदी रहेंगे, यानी कि आपके थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा ही रहेगी। कुटुंब में दिक्कत, आपस में कलह, वाद विवाद जो जारी है वो अप्रैल बाद में थोड़ा कम ही होगी। शत्रु बढ़ेंगे, मुकदमेबाजी होगी, धार्मिक यात्राएं हो परंतु उनमें दिक्कत भी हो। लग्न पाप कत्री में होना मानसिक तनाव को बढ़ाना है। संतान का भाग्योदय है, ये अभी अप्रैल तक संतान प्राप्ति, शादी योग्य की शादी जरूर होगी, धार्मिक यात्राएं भी होगी। अप्रैल के बाद में धन संचय और आभूषण की प्राप्ति जरूर करेंगे, ऋण कर्जे में थोड़ी सी कमी भी लाएंगे, और आपस में विवाद बड़े भाई बहनों से जो था उसमें भी कुछ कमी लाएंगे। रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, और स्थान परिवर्तन होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से हमने 12 राशियों के बारे में आपको बताया है। फिर आपको पुनः निवेदन कर दें, ये सिर्फ गोचरवश की स्थिति के कारण से है। कई बार स्थिति मंगल की शनि से षडाष्टक स्थिति बनेगी, उस समय देश में तनाव ज्यादा रहेंगे और उस दिक्कतें होगी। कुछ जो अग्निकांड, कुछ जलीय तूफान आना इत्यादि भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ घटनाएं इस तरह की होती हैं, और जब जब ग्रह का राशि परिवर्तन होगा उसके बारे में भी हम बताते जाएंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर अवश्य देखें और इनके उपाय जरूर करते रहें। शनि के मंत्र, जिनके साढ़े साथी और ढैया चल रही है, उनको शनि के मंत्र का जाप करना है, शनि से संबंधित दान पुण्य करने हैं, और आपके अधीन जो काम करते हैं उनको आप परेशान नहीं करें। उनकी यदि कोई कटौती करेंगे तो शनि देव नाराज रहते हैं, तो अतः उनको आप प्रसन्न रखें, जिससे आपका काम सही चले और दूसरों को भी मतलब मार्गदर्शन देवें। शनि के मंत्र है ओम सम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। ओम केम केतुवे नमः, केतु के लिए मंत्र का जाप करें। और बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और इनसे संबंधित दान अवश्य करते रहें। और अपने जन्मदिन पे या अपने किसी भी संतान के या पत्नी के या जीवन साथी के जन्मदिन पर अवश्य दान पुण्य करें, और दान पुण्य हमेशा ही करते रहना चाहिए। और व्यापारी लोगों को विशेषकर जो उनका लाभ हो उसमें से कुछ प्रतिशत कोई ऐसे कार्य में खर्चा अवश्य करते रहें
जिनसे उनके शुभ कर्म की फल की बढ़ोतरी हो। जैसे कि किसी विवाह योग्य कन्या के विवाह में सहयोग करें, वो जो कि गरीब हो उसमें करें तो ज्यादा अच्छा है। या जानवरों को, पक्षियों को, इनको आप दाना चुग्गा अवश्य डालते रहें, जिससे आपके धर्म के प्रति और आपके पुण्य कर्म के प्रति बढ़ोतरी होती रहे। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास, आपसे इसके बाद में पुनः फिर उपस्थित होते हैं।